नमस्कार। सुनिए जरा, मैं आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित दुबे और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखी कसब का 14वां अध्याय, पृष्ठ संख्या 153 के आगे से। सदा ही रेलगाड़ी से जाता हो यह दल ऐसा नहीं, कहीं विमान से भी जाता है, कहीं टैक्सियों से भी, किंतु नायक के मन में प्रतीक वही है, चक्र पथ पर चलती रेलगाड़ी का। नाम उभरते रहे हैं इस बीच कई कई, जब जब चक्रपथ का कोई मोड़ धड़धड़ा कर पार करती, धुआं छोड़ती हुई कैमरे की ओर आई है रेलगाड़ी। आगरा, खजुराहो, वाराणसी, कोणार्क, पुदुचेरी, मदुरई, मैसूर, हम्पी, पणजिम, इतिहास के पर्यटक का भारत। नायक हर जगह से जरा भी समय मिलने पर पत्र डालता आया है नायिका के नाम। काश तू यहां होती, कितना सुंदर है संसार, कितने अभागे हैं हम कि इसे देखने का अवसर अवकाश नहीं मिलता हमें। कितने मूर्ख हैं हम कि अगर कहीं जाते भी हैं तो अपनी चिंताओं को ही साथ ले जाते हैं। कितनी विराट विविध है यह सृष्टि, और कैसी है यह विडंबना कि हमारे लिए अपनी एकविध क्षुद्रता ही हर कहीं सर्वोपरि रहती है। कहीं इसीलिए तो पूर्वज सुरम्य स्थलों पर मंदिर नहीं बनवा गए कि यहां तो भूलो, यहां तो झुको। काश तू यहां होती, काश मैं वहां होता, काश हम सब हर कहीं होते। हमारा शुद्र अहम, हमारा चैतन्य विकसित होता और समेट लेता समस्त भूगोल, सकल इतिहास। नायक भेजता है पत्र, नहीं जानता कि नायिका के लिए निषिद्ध कर दिए गए हैं वे। उत्तर ना मिलने से चिंतित नहीं है नायक, क्योंकि वह समझता है कि यात्रा करते व्यक्ति को उत्तर देने में कितना झमेला है। उसे विश्वास है कि नायिका उसे बंबई के पते पर ही उत्तर देने की सोच रही होगी, शायद दे भी चुकी होगी। नायक नहीं जानता कि नायिका के लिए निषेध है पत्र भेजने का भी। नायक नहीं जानता कि नायिका इन सब निषेधों का अक्षरशः पालन करने के विषय में भी पूरी जिद्दी है। जब घर में सत्यनारायण कथा के बाद डीडी बेबी कथा का विचार हुआ, तब बेबी को विस्तार से समझाया गया कि एक पागल जोगी का बेटा, जो स्वयं भी अधपगला अधजोगी है, तेरे लिए सर्वथा अनुपयुक्त वर है। ऐसे व्यक्ति से अपना नाम जुड़वाकर तू इस लकीर के फकीर समाज में इतनी बदनाम हो जाएगी कि फिर तेरी शादी नहीं हो सकेगी। इस समय तेरे लिए एक से एक रिश्ते तेरी भाभियां ला रही हैं। तू किसी एक के लिए हां कह दे, तेरा सुंदर घर संसार बस जाएगा, तेरे बाबू को भी संतोष होगा। बूढ़े हैं, बूढ़े शरीर का क्या भरोसा। और बेबी ने कह दिया नाटकबाज मध्यस्थ बबली दी से, मेरे बाबू 100 बरस जिएंगे, मैं अभी छोटी हूं, मेरी शादी की बात अभी से करना गलत होगा। मुझे अभी पढ़ना है, संगीत सीखना है, मेरी शादी की बात मत करो, और जैसा भी कहोगे मैं कर दूंगी। और मध्यस्थ बोली, ठीक ही कह रही, छोटी ही हुई अभी। और बैणी, जैसा तेरा दादा लोग कह रहे तो चिट्ठी पत्री झन करना डीडी से, यहाँ आ जाता है अल्मोड़ा में तो झन मिलना बोलना उससे। अंधेर खराब ठहरे अल्मोड़िए, क्वीड़ करने वाले। क्वीड़ मतलब पीठ पीछे बुराई। बदनाम कर रखेंगे बैणी, नाक कट जाएगी मौसा जी की। और जब दिल्ली से डीडी की पहुंच का पत्र आया, तब पिता ने उसे पुत्री के संगीत कक्षा से लौट आने तक खोला नहीं। पिता ने घर के बाहर चोरी छिपे बगीचे में ही पुत्री को देना चाहा वह पत्र, किंतु पुत्री ने नहीं लिया और सीढ़ियों की ओर बढ़ते हुए कहा, उसका होगा, मुझे और कौन लिखता है। पिता का हाथ पत्र लेकर बढ़ा रहा, पुत्री बगैर मुड़े सीढ़ियां चढ़ती रही, और फिर पिता वही फूलों की क्यारियों के पास कुर्सी डालकर बैठ गया। पढ़ता गया एक पत्र और सुनता रहा पुत्री के कंठ से फूटती मुल्तानी की चीज, का जानो रे अरे को लोगवा, जो कुछ बीती हमरे मन पर, पीरे का जानो। पीयू परदेसवा संदेशवा न पठाई, अदा रंग उनके गुन गावत धीरे, का जानो।
और अनुभव करता रहा इस आंगन पर प्रकाश का क्षीण शीतल होता जाना। धूप खिला है यह सागर तट जूहू का, जहां नायक एक चटाई पर बैठा पत्र लिख रहा है। पास ही गुलनार लोशन मलकर औंधी लेटी पुस्तक पढ़ रही है। अपनी टू पीस की ब्रा के स्ट्रैप उसने उतार रखे हैं ताकि टैनिंग के बाद उनके निशान न रहें। आज सारा काम समाप्त होने के उपलक्ष्य में छुट्टी मनाई जा रही है। कल गुलनार चली जाएगी। गुलनार बहुत प्रभावित हुई है डीडी के काम से। जिल्स ने सचमुच ये बहुत अच्छा सहायक दिलवा दिया। सिने कला समझता है, अपने देश की सांस्कृतिक विरासत से परिचित है और पाश्चात्य दृष्टिकोण से अनभिज्ञ नहीं। इसके साथ होने से काम बहुत आसान हो गया और यह वहां अपने नगर अल्मोड़ा से विवाह की जो फिल्म उतार कर लाया है, देखी? फैंटास्टिक, A1 प्रोफेशनल जॉब। और जरा सोचो, इसके साथ कुल एक सहायक था। भीड़ वाले छोटे से कमरे में शूटिंग करना, और सो भी रात में, और सो भी हाथ में पकड़े हुए कैमरे से। समझ में नहीं आता इसने कर कैसे लिया। मैंने तो उसे कैमरा इसलिए दे दिया था कि यह मान सके कि इसे टैक्सी पर भेजा जा रहा है तो काम से। मैं समझती थी हद से हद प्राकृतिक दृश्यों की कुछ फुटेज ले आएगा जो क्रेडिट्स के पीछे के मोन्टाज में डाली जा सकेंगी, लेकिन ये तो 3 रोल एक्सपोज कर लाया और रशेस देखकर मैं दंग रह गई। शूट करते हुए बगैर किसी पटकथा के दिमाग में ही फिल्म संपादित किए चला जाना कमाल है। और म्यूजिक भी इसने अपने मित्र मोहन उप्रेती से कितना हॉटिंग मंगवाया है। कमेंट्री के लिए इसके नोट्स कितने अच्छे हैं। मुझे पता नहीं हमारी और फिल्में कितनी अच्छी होंगी, लेकिन इसके स्वतंत्र काम की जो टू रीलर निकलेगी वह निश्चय ही समीक्षकों को मुग्ध कर देगी। ये लड़का जीनियस है और जानता नहीं कि जीनियस है। गुलनार ब्रा को संभालती हुई पीठ के बल लेटकर कहती है डीडी से, यू आर अ जीनियस, डिड यू नो दैट? डीडी उस कागज से नजर उठाता है जिस पर वह बेबी को पत्र लिख रहा है और गुलनार के विषय में विस्तृत सूचना दे रहा है। अभी अभी जो वाक्य उसने पूरा किया है वह इस प्रकार है, मैं समझ नहीं पाता उसकी निरंतर प्रशंसा को क्या समझूं। गुलनार की ओर मुस्कुराते हुए देखता है लवर बॉय डीडी और पूछता है, सेज हु? किसने कह दिया मैं जीनियस हूं? सेज मी, मैं कहती हूं। ऐसा बताते हुए स्ट्रैप ठीक करती उठ बैठती है गुलनार, हंसती है और कहती है कि इतने जीनियसों के साथ सो चुकी हूं कि पहचानने में मुझसे चूक नहीं हो सकती। यह परिष्कृत प्रेमी पूत की भूमिका है, इसलिए झेपते हुए भी डीडी कहता है, वेल खैर यह तो रहने दो। वेल व्हाट? वह उससे सटकर पूछती है, खैर क्या? आई हैवंट क्वाइट गॉन थ्रू दैट टेस्ट येट। तुमने जीनियसों की ये जो परीक्षा तय कर रखी है वह अभी गालिबन मैंने पास नहीं की है। गुड हेवेंस यस, खिलखिलाकर कहती है गुलनार। हाँ, वह परीक्षा तो रह ही गई, लेकिन अगर मैं पूछूं कि क्या यह बात तुमने मुझे पटा देखने के लिए कही है तो जवाब क्या होगा? वही, गुड हेवेंस नो। वही, डुबकी लगाने आओगे? तुम्हें पता है मैं तैरना नहीं जानता। वह एक सुंदर सा लड़का है, बस नाचना नहीं जानता, तैरना नहीं जानता। वह एक चिट्ठी लिखना जानता है बस उसे, जो एक प्यारी सी लड़की है बस। लड़की जवाब नहीं देती बस। बट शी इज, डीडी झूठ बोलता है। जवाब देती है वो लड़की, देती है। सच? क्या लिखती है? यह है कि तुम्हारे बारे में सोचते हुए ही मैं गर्मा उठती हूँ। ऐसी बातें नहीं लिखती वो क्या लिखती है? वो लिखती है, उस बड़े और बुरे शहर से बचकर, खासकर वहां की कुतियों और चुड़ैलों से। गुलनार हंसकर कहती है, देखती हूँ खतरों के प्रति वह तुमसे ज्यादा सजग है। दौड़ती हुई गुलनार जा मिली है ऊंची ऊंची लहरों से। बहुत विश्वास से उन पर कूदती फलांगती आगे बढ़ती है और फिर इत्मीनान से तैरती है। डीडी जल्दी जल्दी पूरा करता है पत्र।
जब वह उसे लिफाफे में बंद कर चुका होता है तब गुलनार पानी से निकलकर आती है, भीगी भीगी। हाथ खींचकर उठाती है अनमनी डीडी को। आओ, नहाओ। डीडी के पास नहाने के लिए कपड़े नहीं हैं। कोई बात नहीं। विचित्र लग रहा है डीडी, धारीदार कपड़े के कच्छे में और उसके ऊपर झूलते मैले पड़े, यहां वहां से गठीले हो गए यज्ञोपवीत में। यज्ञोपवीत जिसे वह कई बार उतार चुका है और हर बार फिर पहन चुका है, श्राद्ध तर्पण के लिए। जो लगा गए हैं पूंजी उसे पैदा करके 3 पीढ़ी तक याद किए जाने की, उन अनदेखे माता पिता को पूंजी लाभ देता है यह यज्ञोपवीत। गुलनार देखती है और हंसती है, मुंह पर हाथ रखकर नहीं, सर पीछे को झुकाकर, झूल झुलाकर हंसती है। बैग में से एक कैमरा निकालती है और डीडी का फोटो खींचती है इस विचित्र वेश में। सीक्रेट थ्रेड? वह पूछती है। तुम्हारी जनेऊ? या? वह कहता है हाँ। यू बिलीव इन दिस शिट? वह पूछती है। तुम्हें आस्था है इस गू में? आई वॉज बॉर्न इन दिस शिट, वह कहता है। मैं पैदा ही इस गू में हुआ। इन शिट वॉज आई बॉर्न एंड टू शिट शैल आई रिटर्न, वह कहती है। मैं गू में जन्मा और उसमें ही मरूंगा। यप, वह कहता है जी। नाराज? नहीं, चलो नहाएं। वह उसे देखती है अपने साथ साथ चलते हुए सारस चाल में। कद तो अमरीकियों जैसा है, लेकिन यह अमरीकी किसी नाजी नजरबंदी कैंप से आया मालूम होता है। पतली पतली टांगें, कबूतर सीना, एक एक पसली साफ नजर आती हुई, और इसे तैरना नहीं आता। घुटने घुटने पानी में ही उठक बैठक सी करने को नहाना माने ले रहा है, और पानी को हाथों से छपछपा भी बच्चों की तरह रहा है। कम ऑन। वह उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसे गहरे पानी की ओर ले जाती है। मुझे तैरना नहीं आता। वह हाथ छुड़ाकर वापस जाना चाहता है। आई नो इनफ फॉर द टू ऑफ अस, वह कहती है। मुझे इतना आता है कि दोनों ही तैर सकेंगे। लहरें अब उसके सीने से टकरा रही हैं। फेन उसकी आंखों में आ रहा है, और जब लौटती है लहर तब उसे अपने पैरों तले की धरती वस्तुतः खिसकती मालूम होती है। नेत्रों का निर्वाण तो नहीं, अमोद निश्चय ही दे रहा है यह जोड़ा। एक अधेड़ किंतु स्वस्थ सुंदर सुडौल नारी और एक अस्वस्थ बेडौल लड़का। एक औरत जिसका दादा हिंदुस्तानी था, बाप आधा हिंदुस्तानी आधा अंग्रेज और माँ फ्रांसीसी। एक मर्द जिसके पूर्वज बगड़ंगों के तिवारी थे। एक औरत जिसकी अभिनेत्री माँ ने इमारती लकड़ी का धंधा करने वाले अपने भारतवंशी पति को तलाक दिया था। 7 साल की बच्ची को लेकर कैरियर की तलाश में फिर से निकली थी, और जिसने जब बच्ची 12 साल की थी एक अमेरिकी नाटक दिग्दर्शक से विवाह कर लिया था। एक मर्द जिसके पिता जोगी और जादूगर थे, जिन्होंने एक ऐसी क्षयग्रस्त युवती से शादी की जो एक बीमार से बच्चे को जन्म देकर मर गई। एक औरत जो 2 बार शादी, 6 बार प्रेम और अनगिनत बार संभोग कर चुकी है। एक मर्द जिसने अभी पहली बार प्रेम शुरू किया ही है और नारी भूगोल से अपरिचित है। एक औरत जो रहस्यमय पूर्व का संधान करके जा रही है। एक मर्द जो प्रगतिशील पश्चिम के माध्यम से आधुनिकता लाभ करना चाहता है। उसके लिए मार्क्स, फ्रॉयड अंग्रेजी में ही उपलब्ध हैं और गीता उपनिषद भी। एक औरत जो 2 के बराबर अकेली तैरना जानती है। एक मर्द जिसे तैरना नहीं आता। तैरना नहीं जानता डीडी, इसलिए अब गुलनार पर लगभग लटक गया है। उसके बोझ से गुलनार भी लड़खड़ा रही है। अब जो लहर आएगी ना, उस पर पीठ टिका देना, वह किनारे तक छोड़ाएगी। गुलनार उसे और अपने को संभालते हुए कहती है। लहर आती है, फेन फन उठाए। गुलनार कहती अब। किंतु कहां, किंतु कब? डीडी अपने को निश्चिंत छोड़ ही नहीं पाता लहर के भरोसे। वह लहर पर पीठ नहीं, कूल्हे टिकाए है, बैठा हुआ सा है, और उसका भार पानी की उछाल के बावजूद पीठ पर तैरती गुलनार के हाथ को तोड़े दे रहा है। वह खुद लहर में डूब रहा है,
गुलनार को डुबो रहा है। हमें चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी बहुत गहरा नहीं है और गुलनार दो के बराबर अकेली तैर सकती है। तो भी किनारे पर पहुंचते पहुंचते दोनों के मुंह आंखों में खारा पानी जा चुका है। कपड़ों पर गीली बालू चिपक गई है और अब किनारे पर दोनों एक दूसरे से गोथे पड़े हैं। गुलनार मुंह में भरा पानी थूकती है, पूछती है, मुझे डुबोने का इरादा था, और चूम लेती है उसे। आओ। गुलनार उसे घसीटती है। और इस बार ठीक से बालक, यह भी अनुभव अभ्यास से ही आता है। अपने को लहरों को सौंप देना, डूबने के लिए नहीं, किनारे लगाने के लिए। किंतु बालक अनुभव अभ्यास के लिए प्रस्तुत नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वह इतना खारा पानी पी गया है कि उसे हंसी आ रही है, मतली उठ रही है। गुलनार आकर उसकी पीठ थपथपाती है और फिर चौंक कर कहती है, तुम्हारा जनेऊ? डीडी देखता है अपने बाएं कंधे को, जिस पर अब वे मैले धागे नहीं हैं। बह गया जनेऊ। उसे पानी में घुसने से पहले उसका गले में फंदा सा बना लेना चाहिए था, किंतु गुलनार वैसे ही उतना हंस रही थी। यहीं कहीं होगा, कहती हुई गुलनार खोज में जुट जाती है। अरे परेशान मत हो, वह गुलनार से कहता है। क्या सदा पहने रहना जरूरी नहीं होता? कुछ जादू वादू नहीं होता उसमें? होता होगा, मेरे लिए नहीं। मैं खुद ही कई बार उतार कर अलग रख चुका हूं और फिर पहन चुका हूं। कितना सुविधाजनक। वह हंसती है, वह झेंपता है और तब उसे बताता है श्राद्ध तर्पण के विषय में। वह सुनाता है गुलनार से लिया तौलिया गीले कच्छे के ऊपर लपेटते हुए। वह सुनती है गाउन ओढ़ते हुए, कुछ कहती नहीं। सामान उठाकर वे सागर तट पर बने होटल की सीढ़ियां चढ़ते हैं। गुलनार शावर लेती है, फिर पूल में तैरती है। डीडी सुनाता रहता है अपना अतीत और वह बगैर कुछ कहे सुनती रहती है इस अतीत में उसका भविष्य। जितने भी कर्तव्य लोग हुए हैं आज तक, वह अपने से कहती है, सब के सब दरिद्र, रूढ़िग्रस्त और अतिशय भावुक समाजों में जन्मे हैं, चोट खाए हैं। आकांक्षा की दौड़ में आहत भूखा सबको पीछे छोड़ता आया है। यह भूखा भी आगे बढ़ेगा, यद्यपि यह पर्याप्त क्रुद्ध नहीं है। कुछ स्त्रैण सा, रुआंसा रुआंसा सा होगा इसके क्रोध में, इसकी कला में, किंतु वही पश्चिम में इसे अनूठापन दे डालेगा। हाँ, इसे पश्चिम ले जाना ही होगा। गो वेस्ट यंग मैन, वह पूल से बाहर निकलते हुए कहती है। पश्चिम जाना विवक, और अगर नहीं जाएगा तो याद रख, पश्चिम तेरा अपहरण करके ले जाएगा। वह सुनकर मुस्कुराता है, मन ही मन खुश होता है। उसे कुछ ऐसा बनना है कि डॉलर में कितने, पूछना सहज स्वाभाविक हो उसके लिए। बात गुलनार ने शायद मजाक में ही कही है, लेकिन मजाक में ही सही, शुरुआत तो हुई। अपने को पोंछते हुए वह पूछती है, तुम शावर क्यों नहीं ले रहे? मैं अब घर जाकर नहाऊंगा, जरा ये सूख जाए कच्चा। ये कोई ऐसे सूखेगा? जाओ नहाओ और फिर आओ कॉटेज में। तुम्हें तो शाम तक मेरे साथ रहना था ना? डीडी शावर लेता है, तौलिए से बदन पोंछकर गीले कच्छे पर ही तौलिया लपेटे कॉटेज में पहुंचता है, जहां इस बीच कपड़े पहन चुकी गुलनार अब बाल ब्रश कर रही है। ये तुम्हारा कच्छा भी क्या उन धागों की तरह पवित्र है? वह हंसकर पूछती है। इसे खोलते क्यों नहीं? कमरा सारा गीला कर दोगे। जाओ गुसल खाने में उतारो। लेकिन डीडी गुसल खाने से भी उसे पहने हुए ही लौट आया है और हे भगवान, उस गीले कच्छे पर पतलून चढ़ा रहा है। ये क्या? गुलनार लोटपोट होते हुए कहती है। निश्चय ही जादुई होगा ये कच्छा तुम्हारा, और इसमें तुम्हारे नर होने के रहस्य के अतिरिक्त भी कुछ छिपा होगा। मारगांठ, डीडी कहता है। व्हाट्स दैट? वह जानना चाहती है और जब समझती है तब और भी हंसती है। फिर दराज से एक कैंची निकाल लाती है। डीडी चाहता है कि कैंची लेकर गुसलखाने में चला जाए, लेकिन गुलनार उसके विरोध के बावजूद वह इजारबंद वहीं काट देती है। जो इजारबंद नहीं, जनाना धोती का किनारा है। कच्छा छप से गिर जाता है और डीडी पांव उससे मुक्त करने के लिए, पतलून पहन लेने के लिए घबराकर गुलनार को पीट देता है।
कैंची रखने सिंगार मेज की ओर जाते हुए वो कहती है, लाद से लाल मत हो, माताजी ने नंगे बालक पहले भी देखे हैं। डीडी को इस बात का आभास हुआ कि सिंगार मेज की ओर जाने से गुलनार अब उसकी पीठ की ओर नहीं रही, बगल में आ गई है वो। इसलिए वह थोड़ा और घूमता है, पतलून पहनते पहनते, और गिरने को होता है। गुलनार उसे संभालती है और कहती है, तुझे पोर्नो मूवी में हीरो बनवाऊंगी। ये आकार प्रकार और लजीली कुंवारी वाली अदाएं दर्शक विह्वल हो उठेंगे इस दुर्लभ योग से। डीडी झेंपता मुस्कुरा देता है, बनियान कमीज पहनता है, कच्छा गुसलखाने में निचोड़ बाहर धूप में डालने जाता है। देखो, वो जो तुम्हारी समस्या है ना, उसका एक सरल सा समाधान है, कहती हुई गुलनार बाहर आती है, सोफा नुमे झूले पर बैठती है। इलास्टिक और जूते बगैर फीते वाले लूफर्स, बहुत फैशन है उनका। अपने लिए चाय मंगा लो, तुम लोग पूरे अंग्रेज हो इस मामले में। मेरे लिए कॉफी। कुछ खाना चाहते हो तो वो भी। माता जी को तो अपने वजन का ध्यान रखना है। चाय कॉफी पी लें, फिर बाजार चलेंगे तुम्हारी गंठीली समस्या का समाधान ढूंढने। चाय कॉफी पीते हुए उसे झूले पर गुलनार ने डीडी को अपने माता पिता और सौतेले पिता के विषय में बताया। सौतेला पिता मेरा गुरु और पहला प्रेमी था। यह बात उसने इतने आए गए ढंग से बताई कि डीडी स्तब्ध रह गया। गुलनार ने नाटक, फिल्म और टेलीविजन के क्षेत्र में अपने संघर्ष की, अपने विफल दाम्पत्य की कहानियां भी सुनाई, लेकिन उसके कहने के ढंग में कहीं भी आत्म करुणा नहीं थी। अंत में गुलनार ने कहा, मैंने तुम्हारी कहानी सुनी, तुमने मेरी। अब यह है कि या तो गलबहियां डालकर रोते हैं हम दोनों, या यह है कि इन कहानियों से सही सीख लें। कमीने होते हैं सब, मूलतः कमीने, नरभक्षी, खाने को तैयार बैठे हैं तुम्हें वे हमेशा, जिन्हें वे भावनाएं कहते हैं और कुछ नहीं, तुम्हारा शोषण करने की सुविधाएं होती हैं। मैं जानती हूं किस नुस्खे का मर्द किस तरह उपयोग करते आए हैं और औरत के शोषण के लिए, और औरतें भी कैसे इसी को अपने संरक्षण संवर्धन का हथियार बनाने को बाध्य हुई हैं। क्या तुम समझते हो कि वह मेरा सौतेला पिता, रंगमंच का जीनियस, कभी मेरी मदद करता आगे बढ़ने में? वह तो मुझे वात्सल्य भाव से भोगता रहता और चाहता कि मैं प्यारी प्यारी बच्ची बनी रहूं, उसके बिस्तर की शोभा बढ़ाती रहूं। यह तो मैं थी जो उसे जता सकी कि इस तरह के वात्सल्य की कीमत चुकानी पड़ती है पिताजी। मैंने उस हरामी के आर्थिक बौद्धिक अंडकोश चूस कर फेंक दिए। तुम तो दुनिया को नरक के रंगों में रंगे दे रही हो और मानव को हैवान के। डीडी ने आपत्ति की, अगर ये सच है, मैं दुनिया से साफ कहती हूँ कि मुझे किसी की करुणा नहीं चाहिए। मैं दुनिया को साफ जता देती हूँ कि मुझसे करुणा की उम्मीद ना रखें। यहाँ जीवन तो एक क्रूर दौड़ है। अपने अपने पांवों के भरोसे भागो और जाने रहो कि जो पीछे छूटेगा उसे सींग पूंछ वाला खा जाएगा। तुम्हें पता है, मेरी पहले विवाह से एक बेटी है, बीटनिक बन गई है। उसने मेरा घर गंजेड़ियों का डेरा बना देना चाहा। मैंने उसे कान पकड़कर निकाल दिया घर से। ठीक है, मेरी बेटी है, पैसे मंगवाती है तो भेज देती हूँ। इससे ज्यादा वो मेरे लिए कुछ क्यों हो, खासकर तब जबकि वह मेरी सुख शांति, मेरा जीवन, मेरी कला साधना नष्ट कर रही हो अपने आचरण से। तुम्हें प्यार में आस्था नहीं? कैसे भी प्यार में नहीं। मित्रता हो सकती है, शारीरिक आकर्षण हो सकता है, मानसिक व्यावसायिक साझेदारी हो सकती है, और हद से हद अंतरंगता हो सकती है। प्यार कुछ नहीं होता। एक पक्ष सर्वथा मूढ़ हो तो बात अलग है। आकंठ प्रेम में डूबे हुए डीडी को ये स्थापनाएं नितांत अग्रहाय मालूम हो रही हैं। तो क्या आश्चर्य, वह गुलनार के व्यवसाय और प्रबंध कौशल का प्रशंसक है। शारीरिक और बौद्धिक स्तर पर गुलनार को वह आकर्षक पाता रहा है, और कुल मिलाकर वह उसे एक भली और सुलझी हुई स्त्री प्रतीत होती रही है। अपनी श्रद्धा की पात्रा के मुंह से घोर अनास्था का यह जीवन दर्शन सुनकर उसे कष्ट हो रहा है। वह अब भी यही चाहता है कि कड़वाहट को पश्चिम के विखंडित पारिवारिक जीवन से उपजा मान सके,
क्षम्य ठहरा सके। इसलिए कहता है, पश्चिम के एक टूटे परिवार की बेटी के रूप में तुम्हारा जो अनुभव है ना, उसे सारी दुनिया पर क्यों लागू करती हो? और तुम क्या करते हो? गुलनार ने मुस्कुराकर पूछा। पूरब के एक अनाथ लड़के के रूप में अपने अनुभव को सारी दुनिया पर लागू करना कुछ भिन्न है क्या? अगर तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे यहाँ कहीं बहुत प्यारा प्यारा सब पारिवारिक जीवन होता है, लुइसा मेरी एल्कॉट वाली दुनिया है कहीं, तो वहीं क्यों नहीं जाते? यहाँ क्यों आए हो बंबई में, जो तुम्हारा सबसे अधिक पश्चिमी शहर है? क्या तुम मुझसे ये कहना चाहते हो कि जिनसे तुमने विद्रोह किया है, उनसे तुम्हें नफरत नहीं है? हम्म, मुझे उनसे नफरत इसलिए है कि मुझे उनसे प्यार है। मैं चाहता हूं कि मेरी नफरत उन्हें सुधारे। सुधारे? गुलनार ने कहा, मैं यही कह सकती हूँ कि तुम मूर्खता की हद तक आशावादी हो और तर्क तुम कवियों की तरह करते हो। तो तुम सुधारो और हो सके तो उस गांव को अपने, क्या नाम बताया? बगड़ंगों। बगड़ंगों को भी बंबई बना दो और फिर कहो ऐसा सुधार चाहिए कि सारा बंबई किसी तरह आहा उस पुराने बगड़ंगों जैसा हो जाए। गुलनार उठी। अपने बैग से उसने पैकेट निकाला, लाइटर से सिगरेट सुलगाई और धुआं छोड़ते हुए बोली, तुम जो चाहो करो, सब ठीक है तब तक, जब तक ये ना भूलो कि तुम्हारी पहली और आखिरी प्रतिबद्धता अपनी प्रतिभा से है। तुम किसी के बेटे नहीं, किसी के बाप नहीं, किसी के पति नहीं, किसी के प्रेमी नहीं। तुम केवल तुम हो और उतने भर हो जितना तुम अपने तुम होने के नाते करते हो। बाकी सब भावनात्मक गू है। सिगरेट? डीडी को ये लंबी पतली मेंथोल वाली अमेरिकी सिगरेट पसंद नहीं है, लेकिन एक ले लेता है। गुलनार अपने लाइटर से सुलगा देती है। कश लेते हुए डीडी विचार मग्न हो जाता है। किस सोच में पड़ गए? गुलनार उसकी चिबुक उठाकर पूछती है। स्तब्ध हो गए मेरे कुतियापंथी जीवन दर्शन से? मैं सोच रहा हूं कि जैसे तुम अंतरंगता कहती हो, वह प्यार के बिना कैसे हो सकती है? प्यार से भिन्न कैसे हो सकती है? प्यार दाता या भिखारी होता है। अंतरंगता कुछ मांगती नहीं, दे रही हूं औघड़ दानी बनकर, इस भाव से कुछ देती नहीं। और हाँ, अंतरंगता को बिना मांगे कुछ मिल जाए तो वह धन्य भी नहीं हो जाती। प्यार भी कुछ नहीं मांगता, सिवाय इसके कि कृपया मुझे स्वीकार किया जाए, नहीं करोगे तो एक गरीब मारा जाएगा। प्यार लिप्सा और वर्जना के खानों पर जमाने भर के भावनात्मक मोहरों से खेली जाने वाली शतरंज है। अंतरंगता खेल नहीं है, उसमें कोई जीत हार नहीं है, आरंभ और अंत नहीं है। प्यार एक प्रक्रिया है, अंतरंगता एक अवस्था। मैं तो यही कह सकता हूं कि अब तुम कवियों की तरह तर्क कर रही हो। तुम ये कहना चाहती हो कि दो व्यक्ति घोषित रूप से कह रहे हो कि उनकी एक दूसरे से कोई प्रतिबद्धता नहीं है, दोनों पूरी तरह चौकस हों कि इस व्यापार में कहीं कोई घाटा नहीं उठाएंगे, कोई चोट नहीं खाएंगे, तो उनमें अंतरंगता हो जाती है। हाँ, गुलनार ने मुस्कुराकर कहा, जैसी मेरे तुम्हारे बीच होती जा रही है, या कि तुम इसे प्यार कहना चाहोगे? नहीं, ये तो दो व्यक्तियों का एक दूसरे को अच्छा मानना भर है। इस निर्मम जीवन में इतना ही काफी है। जब हम यह जान लेते हैं और पहचान लेते हैं कि इस जीवन के आगे पीछे कुछ नहीं है और यह मानवीय अस्तित्व साक्षात नरक है, तब यह अच्छा मानना ही घड़ी दो घड़ी सब कुछ मान लेने के लिए पर्याप्त होता है। गुलनार डीडी पर झुक आई है। डीडी अचकचाकर उठ रहा है। अब गुलनार उसके दोनों बाजू पकड़े खड़ी है सामने। डीडी के 6 फुट 4 इंच के सामने 5 फुट 7 इंच। वह अपनी ऊंचाई से उसे देखता है और उसके मन में करुणा उपजती है इस स्त्री के लिए जो संसार को नरक मानती है। वह जो स्वयं शिवो शिव का पात्र रहा है, इस क्षण किसी और के लिए कह उठता है मन की गहराइयों में, शिवो। माता जी अच्छी लगती हैं तुम्हें?
वह पूछती है। हाँ, वो बहुत अच्छी हैं, मीठी हैं। दुनिया उन्हें कितना ही कड़वा बनाना चाहे, वो मीठी रहेंगी। बालक, मेरे जीवन दर्शन को मेरी विशिष्ट परिस्थितियों से उपजा सिद्ध करने का दुस्साहस आइंदा कभी न करना भूलकर। भगवान जानता है मैं इस सब के लिए मनोचिकित्सकों को काफी पैसा दे चुकी हूं कभी। करुणा भूल जा। माता जी अच्छी हैं तो उन्हें ऐसे बता चूम कर। इन लोगों में तो चुंबन कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा सोचता है डीडी, और गुलनार का माथा चूमने झुकता है। किंतु गुलनार उसके होठों को अपने होठों पर ग्रहण करती है और दोनों हाथों से उसका सिर दबाकर इस चुंबन को केवल वयस्कों के लिए बना देती है। सांस लेने के लिए वह हटती है और पूछती है, गुड हेवेंस, नो। और देखती है डीडी को, जो एक विक्षुब्ध बालक सा लग रहा है और बहुत ही शर्मा कर, लगभग रुआंसा होकर कह रहा है, नो। हंसती नहीं गुलनार, न यह पूछती है कि क्या हुआ, मैंने बलात्कार कर दिया। वह गाल थपथपा देती है, डीडी का बैग उठाती है, कॉटेज की चाबी डीडी को देती है और लिपस्टिक ठीक करते हुए कहती है, बाजार चलें। सरल मनोविज्ञान का मैं भी उतना ही बड़ा विरोधी हूं जितनी गुलनार। इसलिए नहीं कहूंगा गुलनार से, तुम एक माता जी हो बस, डीडी एक बच्चा है बस, और अकेले अकेले रहने वालों की सभ्यता अभिशप्त है बच्चे गोद लेने के लिए, बच्चों से संभोग करने के लिए। तुम इस पर हंस नहीं सकती गुलनार। गोद लिए जाते बच्चे पर हंसा जाता है भला। तुम इसकी गुड हेवेंस नो को नो मान नहीं सकती। तुम्हारा सौतेला पिता हंसा था क्या? उसने मानी थी तुम्हारी नो? नहीं कहूंगा, क्योंकि मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, सामाजिक प्राणी शास्त्र सब औसत सत्य के शास्त्र हैं। इनका औसत सदा दूसरों पर लागू होता है, अपने पर नहीं। हम सब अपनी अपनी दृष्टि में अनुपम हैं। मैंने गुलनार से कुछ नहीं कहा और ना सौभाग्यवती दयापंत से कुछ कहूंगा, जो इस समय अपने पति के बैंक चले जाने के बाद, चूल्हे चौके से फुर्सत पाने के बाद, सास के सिर में तेल डालने और ससुर जी को दवा पिला देने के बाद अपने मामा शास्त्री जी के नाम पत्र लिखने बैठी हैं। गौरतः अपना और मुख्यतः डीडी का हाल बताने। क्रोध में लिख रही है पत्र, अलबत्ता क्रोध को अपनी जन्मजात शालीनता से मर्यादित करते हुए। मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरे कहने न कहने से कहानियां बनती बिगड़ती नहीं। यह सब प्रारब्ध में था, ऐसा भी कहने को अब मन नहीं करता। फलित ज्योतिष वंश परंपरा के आग्रह से सीखा है, पर उम्र के साथ साथ उस पर से आस्था उठती गई है। यह मानने का जी नहीं करता कि उसने हम कीड़े मकोड़ों में से एक एक का पूरा जीवन चरित खुद गढ़ा है। मुझे लगता है कि एक विशिष्ट ढंग से उसने फेंक दिया है हमें कि मंडराओ और टकराओ आपस में। समग्र पैटर्न तो वह जानता है, एक एक कण की नियति नहीं जानता। कसमिया तौर पर वह खुद नहीं कह सकता कि इस समय कौन कण कहाँ किस गति से क्या करने वाला है। नियतियों के औसत वह जानता है, किसी एक की नियति नहीं। डीडी नामक एक कण को नहीं मालूम था कि दया नामक एक कण है अल्मोड़ा में, जो साहित्य अनुरागी है, जिसने उसका साहित्य पढ़ा है, जिसे बराबर यही लगता रहा है कि यह जो है अभागा सो मुझ अभागिन के लिए ही रचा गया है, जिसने सुमित्रानंदन पंत से उसकी प्रशंसा सुनी है, जिससे पंत जी ने कहा था कि मैं तेरी शादी डीडी से करवा दूंगा। डीडी को नहीं मालूम था कि वह एक कुमाऊनी पाठिका के हृदय में आराध्य रूपेण संस्थापति कुमाऊनी लेखक है। इस डीडी ने, जो सुयोग से दया को पंत जी से हुई बातचीत के तुरंत बाद ही मिल गया था नैनीताल में, दया को बार बार ठुकराया। दया के रिश्तेदार, खासकर बेबी, मानो दया को अपमानित करने के लिए बार बार डीडी से उसके विवाह की बात उठाते रहे और वह मजे से ठुकराता चला गया। आश्रित दया कह भी न सकी किसी से कि इस व्यक्ति से मेरे विवाह की बात अब और न चलाओ।
वह किसी से यह भी कह न सकी कि जहां यह मेरा विवाह ठहराना चाह रहा है, वहां तो मेरा विवाह करो ही मत। चोरी और सीना जोरी मैं नहीं करूंगा, अपने मित्र से करा दूंगा। और दया का यह अस्वीकार किसके लिए? बेबी के लिए, उस लड़की के लिए जिसमें रूप के अतिरिक्त कुछ नहीं। और रूप भी, अब मैं क्या कहूं, खैर निश्चय ही अप्सराओं वाला नहीं। डीडी नहीं जानता कि जैसे बब्बन से अपनी यारी के बावजूद वह खुद गहरे कहीं ईर्ष्यालु रहा है, वैसे ही दया भी बेबी के प्रति अपने सारे अनुराग के बावजूद ईर्ष्यालु रही है। यह सब न जानता होता तो कल शाम शॉपिंग के बाद, गुलनार के साथ डिनर के बाद, ब्रांडी पीते पीते सहसा अपने मित्र के घर जाने के लिए राजी ना होता। हुआ यह कि गुलनार डीडी को बराबर छेड़ रही थी, उकसा रही थी, किंतु उसका पौरुष जाग नहीं रहा था। तो गुलनार ने कहा, जनेऊ के बिना बात बन नहीं रही है। तुम शायद उन जादुई धागों के बिना मूड में आते नहीं। चढ़ जाने पर उसने जिद ही पकड़ ली कि चलो कहीं से जनेऊ लाएं। क्या बाजार में नहीं मिलती? बाजार बंद हो गया तो क्या किसी घर में नहीं मिल सकती? इसी दुराग्रहवश डीडी गुलनार के साथ रात 10:30 बजे एक सदगृहस्थ के घर में पहुंचा, जबकि सदगृहस्थ अपने पिता की स्थिति चिंताप्रद जान डॉक्टर बुलवाने गया था। न केवल पहुंचा, बल्कि पिया हुआ पहुंचा, और साथ में एक पी हुई अधेड़ गोरी मेम को लेकर पहुंचा। और प्रयोजन पूछने पर हंसकर यही कहता रहा कि एक जनेऊ चाहिए, मैं और गुल नहा रहे थे जूहू में, मेरा जनेऊ बह गया। यही नहीं, वह सदगृहस्थ की पत्नी का परिचय अपनी प्रेमिका की बड़ी बहन के रूप में देता रहा। गोरी मेम ने सदगृहिणी को अभिवादन में चूमा। इसी गोरी मेम ने यह भी कहा कि तुम्हारी बहन एक प्यारी सी लड़की है, बस। और यह डीडी एक खूबसूरत सा लड़का है, बस। और सदगृहिणी की उपस्थिति में डीडी का गाल चूम लिया। इसके अलावा वे दोनों जोर जोर से बोलते हंसते रहे। उन्होंने इस बात की भी चिंता नहीं की कि घर में कोई बीमार है। यह ठीक है कि सदगृहिणी उन्हें इसकी सूचना नहीं दे सकी थी, लेकिन कोई भले आदमियों की तरह बैठे, हाल समाचार पूछे, तभी उसे कुछ बताया जा सकता है ना। जो गिरता पड़ता आए और कहे एक जनेऊ लाओ जल्दी से, उससे कौन क्या कह सकता है? उसने तो यह भी नहीं पूछा कि सदगृहस्थ कहाँ हैं। सदगृहिणी को कहना पड़ा अंग्रेजी में कि और कुछ उनकी समझ में आता ना आता, आप लोग कृपया चले जाएं, जनेऊ हमारे पास नहीं है। यह सब लिख रही है दया, अपने क्रोध को शालीनता से मर्यादित कर, और यही शालीनता उसके शब्दों को सर्वथा घातक बनाए दे रही है शास्त्री परिवार में डीडी की बची खुची प्रतिष्ठा के लिए। और यह भी औसत का सत्य है कि वह यह सब बदला लेने के लिए लिख रही है। दया का सत्य यह है कि यह पत्र वह उस व्यक्ति के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए लिख रही है जिसने उसे पढ़ाया, लिखाया, किसी योग्य बनाया है। शास्त्री जी भोले हैं, उन्हें डीडी से सावधान करना जरूरी है। और याद रखना, सभी निर्णय गलत निर्णय होते हैं, किसी न किसी संदर्भ में, किसी न किसी के संदर्भ में। हमें वही निर्णय करना चाहिए जो हमारे अपने लिए, हमारे विचार से सबसे कम गलत हो। विचित्र थे ये शब्द विदा लेने के लिए, लेकिन यही शब्द गुलनार ने सेंटा क्रूज हवाई अड्डे पर विदा के समय कहे डीडी से, और बगैर किसी संदर्भ के कहे। यह सही है कि हवाई अड्डे आने से पहले गुलनार के साथी डीडी से पूछ रहे थे कि तुम अब किस यूनिट के साथ काम करने वाले हो, और वह बता रहा था कि अभी कुछ तय नहीं किया है, शायद मद्रास जाऊं एक पटकथा लिखने। यह भी सही है कि कल गुलनार से डीडी ने अपने अब तक के विफल जीवन की बात की थी और भविष्य के विषय में चिंता व्यक्त की थी, लेकिन उस सब से इस संवाद का संबंध जोड़ना कठिन है। जो हो, जिन्हें कहा जाता है बुद्धिजीवी, उन्हें आदत सी होती है नाटकीय क्षणों में किसी कवियोचित तर्क से ऐसे ही विचित्र शब्द समूह प्रस्तुत कर देने की। निश्चय ही गुलनार कोई इस तरह सीधी सपाट बात नहीं कह सकती थी कि दूध जरूर पी लिया करना,
जनेऊ किसी पंडित से लेकर पहन लेना, मुझे चिट्ठी जरूर लिखना, और बेबी वाली बात अब आगे मत बढ़ाना। दृष्टव्य रहे कि जो कह पाते हैं इतनी सीधी सपाट बात, उनके आंतरिक तर्क भी कवियोचित ही होते हैं। हृदय सबके होता है और औसत हृदय स्वार्थ का निलय है। स्वार्थ सदा परमार्थ बोलता है। जो कहते हैं कि हम यह सब तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं, वह यह भी कह रहे होते हैं कि तुम्हारी भलाई में ही हमारी भलाई है। गुलनार उससे हाथ मिलाती है, फिर उसके गाल पर चुंबन वस्तुतः अंकित कर देती है, और विमान पर बैठने से पहले ही जांच के लिए भीतर जाते हुए उसे हाथ हिलाती है और कहती है, अच्छा बच्चा बने रहना और माता जी को याद रखना। स्कर्ट और ब्लाउज पहनी, पतली ऊंची हीलों वाले सैंडल खटखटाती यह दबंग स्त्री, जो 7 समंदर पार से आई थी और अब वहीं लौट कर जा रही है, बगड़गांव के तिवाड़ी को कौशल और आत्मविश्वास की देवी मालूम हो रही है, जिसके मारगांठ नहीं पड़ती, पड़ने भी लगे तो जो उसे कैंची से काट देना और इलास्टिक वाले 6-6 कच्चे पजामे खरीद लाना जानती है, खरीद सकती है। ऐसी देवी निश्चय ही स्तुत्य है, स्मरणीय है इस बालक के लिए, जो अब विदा देने वालों की दीर्घा में जा खड़ा हुआ है। इस अंधेरे में वह गुलनार को नहीं देख सकेगा, किंतु संभव है कि गुलनार घूमकर उसे देख ले। गुलनार देख रही है कि नहीं वह नहीं जानता। वह अपनी ओर से हाथ मिलाए जा रहा है और अब देख रहा है एक विमान की रोशनियों को तेजी से रनवे पर दूर दूर दौड़ते, उठते, ऊंचाई पर टंगते से और तनिक घूमकर अनदेखे आकाशों में खो जाते। बगड़गांव के तिवाड़ी, बकर ले जा बच्चे, गो वेस्ट यंग मैन, हो जा सवार उड़न घोड़े पर। वह जो तेरे मन में खड़ा है ना, आज भी पुश्तैनी घर का खंडहर, उसके क्रेता वही हैं। और जो तेरे स्वप्न में खड़ा है एक भव्य भवन, उसके विक्रेता वही हैं। मैं डीडी को यहीं छोड़े जाता हूँ, हवाई अड्डे के शौचालय के वॉश बेसिन के दर्पण के सामने, जहां वह देख रहा है अपने गाल पर 2 होंठों की लिपस्टिक छाप को, और अपनी तर्जनी से उसे इस तरह विलंबित लय में मिटा रहा है कि लगता है सहला रहा है। मैं खेद प्रकाश करता हूं कि वॉन्जेलस का इलेक्ट्रॉनिक संगीत, जो नायक को अति प्रिय है, अपरिहार्य कारणों से यहां नहीं दिया जा सका है। सुदूर तूफान के स्वर, उनके बीच कुछ भ्रमर चंचल घंटियां तथा एक स्वर और वंशीवत आत्मलिप्त धैर्य धन्य। तो मित्रों, ये था कसब का 14वां अध्याय, पृष्ठ संख्या 153 से 167 तक का। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगला अध्याय हम जल्द ही लाएंगे। सुनने के लिए धन्यवाद।